हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इससे बनेगा अगर सप्लाई आएगा तो प्लीज आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सुनना, समझना। और बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, इसके क्या एक्सेप्शन है, और ये लॉ ऑफ सप्लाई क्यों होता है, इसका क्या रीजन है। ये तीन पहलू पे बात करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। देखो बेटा, जैसे तुमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा ना, ये प्राइस और डिमांड में रिलेशन, वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई में रिलेशन। और यहाँ का जो रिलेशन है ना, वो बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट, दिल से दिल तक, जैसे तुम्हारा है वैसे ही यहाँ पे है लॉ ऑफ सप्लाई का रिलेशन। मतलब डायरेक्ट, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे ही सप्लाई बढ़ेगी, जैसे ही प्राइस गिरेगा वैसे सप्लाई गिरेगी, मतलब दोनों लोग साथ साथ ही चलोगे। ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। सिंपल है, रिलेशन शो करेगा प्राइस और सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। क्या मैम, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते थे, क्या यहाँ पे रहेंगे? हाँ बेटा, यहाँ पे भी अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, तुम्हारे लोग के बीच में कोई और नहीं आएगा, वरना तो रिश्ता खराब हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और सप्लाई के बीच में भी कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी सारे थिंग्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। हायर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी सप्लाई, लोअर द प्राइस स्मॉलर द क्वांटिटी सप्लाई। ये तुम्हें लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन कर रहा है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर प्राइस ज्यादा होगा सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा। बेसिकली डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तुम्हारा सप्लाई और प्राइस के बीच में, और बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। According to Watson, other thing being equal, the supply of commodity increase with the rise in its price and decrease with the fall in price। वही चीज रिपीट करी गई है कि बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखे, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, और अगर प्राइस गिरता है तो सप्लाई गिरती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। सिंपल। अब आते हैं एजम्पशन पे। बेटा एक एजम्पशन ये लेके चलेगा कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब सप्लाई में ये जो चेंज आ रहा है ना, वो किसकी वजह से आ रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आ रहा है। बाकी कोई भी फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तुम्हारे सप्लाई के बदलने पे। खुद सोचो, अगर मैं बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट ना रखूं तो हो सकता है तुम कहो कि मैम प्राइस तो बढ़ गया लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी। बेटा रीजन ये भी हो सकता है कि तुम्हारा प्राइस तो बढ़ा बट तुम पे इतने सारे टैक्स लगा दिए गए जिसकी वजह से तुम्हारी कॉस्ट भी बढ़ गई, तो अब तुम सप्लाई ज्यादा करने को राजी नहीं हो, है ना, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन नहीं उतना बन पा रहा है। या हो सकता है कि तुम कहो कि मैम प्राइस गिर गए फिर भी सप्लाई नहीं गिरी, है ना। तो ये भी रीजन हो सकता है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी हो जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई हो, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया और तुमने सब सप्लाई बढ़ा दी हो। तो इस वजह से हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी और फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है सप्लाई को ट्विस्ट करने के लिए, मोल्ड करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही है सप्लाई के साथ। ठीक है, तो ये बोलेगा कि अदर फैक्टर्स को हम क्या है कांस्टेंट मानेंगे। मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा टेक्नोलॉजी में, ना ही फर्म का कोई गोल चेंज हुआ है, ना ही कोई अदर फैक्टर चेंज हुआ है कि रॉ मटेरियल लेबर इन सब की कोई कॉस्ट में चेंजेस आए हैं, ना ही कोई एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, है ना। वरना तुम कहोगे मैम प्राइस तो आज ज़्यादा है फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ रही, हो सकता है कि सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा होगा, इसलिए वो नहीं, इसलिए उसने और कम कर दिए, वो नहीं बढ़ा रहा है। तो यहाँ तो लॉ फॉइल हो जाएगा। इसीलिए मान के चलेंगे बाकी सारे फैक्टर जितने भी तुमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे वो सब क्या होंगे, वो सब होंगे तुम्हारे कांस्टेंट। ठीक है, चलो तुमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया। अब लॉ ऑफ सप्लाई को बेटा हम टेबल और कर्व में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही तुम्हें रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे जब प्राइस 10 था तो सप्लाई 100 यूनिट हो रही थी, जब प्राइस 20 था तो सप्लाई 200 यूनिट हो रही, जब प्राइस 30 था तो सप्लाई 300 यूनिट। मतलब तुम देखो ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे सप्लाई भी क्या है, बढ़ती गई। मतलब दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे हमने इसको ऐसे भी किया है, ये देखो प्रेजेंट क्या है कि 10 पे 100 की थी, 20 पे, तो ये तुम्हें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरा सप्लाई भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसको तुम ऐसे टेबल फॉर्म में और ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर देना, जिससे तुम्हारे नंबर जो है वो प्रेजेंटेशन में इंक्रीज होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ग्राफ और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम बता भी सकते हो कि प्राइस 10 से 20 हो गया, सप्लाई 100 से 200 हो गई, जैसे प्राइस 20 से 30 हुआ सप्लाई 200 से 300 हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी सप्लाई भी बढ़ रही है, और ये जो तुम्हारा कर्व है ये भी इसी रिलेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज, क्या इस लॉ के कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे ये लॉ काम नहीं करेगा? तो यस, इस लॉ के काफी सारे एक्सेप्शन होते हैं। वो क्या है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तुम ये समझना कि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे ये लॉ फेल होगा,
जहां पे तुम कहोगे कि प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रही है, या प्राइस तो कम हो रहा है लेकिन सप्लाई नहीं वो हो रही है। मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइस बढ़ेगा लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ेगी, प्राइस कम होगा लेकिन सप्लाई नहीं कम होगी, ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है? तो सबसे पहले बेटा एक्सेप्शन है एग्रीकल्चर गुड्स का। एग्रीकल्चर गुड्स में क्या होता है कि इनकी जो सप्लाई होती है ना वो नेचुरल फैक्टर में डिपेंड होती है ना, नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि रेनफॉल, ठीक है, नेचुरल फेवर कैसा है, कहीं कोई क्लैमिटी तो नहीं आ गई, इन सब पे इफेक्ट होता है ये। तो मान लो कि तुम बोलो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मैम प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो हो सकता है कि फसल इस बार खराब हो गई हो, रेनफॉल ना हुई हो, सूखा पड़ा हो, तो कैसे हाई प्राइस पे भी सप्लाई बढ़ा दी जाए? तो यहाँ पे तुम देखोगे कि प्राइस बढ़ने पे भी सप्लाई नहीं बढ़ रही है। नेक्स्ट जो तुम्हारा है वो है पेरिशेबल गुड। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जिनको हम ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना, जैसे कि मिल्क, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारी चीजें। एक सीमा है उसी तक होल्ड करोगे एंड देन तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। मान लो एक सेलर है, ठीक है, वो फिश बेचता है और उसको पता है कि परसों जो है फिश के प्राइस बढ़ जाएंगे, बट उसको इतना भी पता है कि अगर उसने आज नहीं बेची तो सड़ जाएगी। तो आप सोचो ना, उसको ये भी अंदाजा हो रहा है कि प्राइस बढ़ सकता है या प्राइस बढ़ेगा, फिर भी वो अपनी सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ा रहा है ना, फिर भी वो आज को ही सप्लाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा देके खत्म कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो लॉ है ना वो फेल हो जाएगा। मतलब इनकी जो सेलर है ना इन गुड्स को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकता। अगर मान लो प्राइस जो है वो हाई है भी, ठीक है, फिर भी हम मान लो कल को फ्राई हमें पता है कि कल को हाई होगा, एक्सपेक्टेशन भी चल रही है, बट देन टू हम सप्लाई को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि आज ही निकालना पड़ेगा, दवाई वो सड़ जाएगा, है ना, तो फिर वो भले ही हो कोई फायदा नहीं। इवन तुम ये देखो नुकसान, जैसे मान लो आज को मुझे पता है कि आज प्राइस सस्ता है ना, सस्ते में बिक रहा है, तो फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर दूंगी, क्यों, मुझे पता है कल को हम होल्ड करके नहीं रह सकते, तो आज ही माल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना ये कॉन्सेप्ट फेल होगा। नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ ऑक्शन। गुड्स ऑफ ऑक्शन क्या होते हैं? वो गुड्स जो रेयर होते हैं, जो ऑक्शन बिड में बिकते हैं, है ना, बोली लगाई जाती है, रेयरेस्ट है तो किसी एक को ही मिल सकता है। तुम सब जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग हो गई, रेयर कॉइन्स हो गए, एंटीक आइटम्स हो गए, तो ये है तो एंटीक, ये है तो यूनिक, है तो एक ही दो क्वांटिटी में। अब तुम ये कहो कि मैम प्राइस तो बहुत ज्यादा करोड़ों में बिक रहा है तो चलिए सप्लाई बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ा दोगे? ये अपनी यूनिकनेस के लिए तो फेमस है ना, कैसे आप इंक्रीज कर दोगे? वो तो एक ही है। तो उस केस में भी तुम देखोगे कि ज्यादा प्राइस होने के बाद भी हम सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हारा जो पेरिशेबल हो गया, तुम्हारा जो एग्रीकल्चर हो गया और जो तुम्हारा ऑक्शन हो गया, ये तीनों क्या है? ये तीनों इस लॉ की एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रीजन बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये क्यों है मैम? ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस गिरने पे सप्लाई गिर जाती है? ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन क्या है इसके पीछे? तो इसके पीछे जो रीजन है बेटा वो सबसे पहला है प्रॉफिट का लेवल। तुम्हें भी हमने अभी डिस्कस किया कि जब प्राइस बढ़ता है ना तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, और जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो सप्लायर क्या करेगा? ज्यादा प्रॉफिट पे, तो कौन नहीं चाहता कि ज्यादा ज्यादा बेचे, है ना। और मान लो वही जब प्राइस गिर जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा तो सप्लायर क्या करेगा? ऑफ कोर्स कम अपनी सप्लाई करेगा, है ना, क्योंकि लोअर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे कौन ज्यादा सप्लाई करना चाहता है। तो प्रॉफिट का लेवल जो है वो भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एंट्री ऑफ न्यू फर्म। एंट्री ऑफ न्यू फर्म क्या है? जब नई फर्म आती है, जब प्रॉफिट ज्यादा होता है ना किसी भी इंडस्ट्री में, तो और ज्यादा फर्म्स भी उसमें आने लग जाती है कंपटीशन में, और फिर क्या होता है? अल्टीमेटली सप्लाई बढ़ जाती है। तो वही बोल रहा है कि अगर प्राइसेस ज्यादा है, ठीक है, तो लोगों को इंसेंटिव मिलता है कि वो अपना एक प्रोडक्शन क्या करें और एक्सपैंड करें। और जब प्रॉफिट ज्यादा होता है जिस इंडस्ट्री में, उसमें नई फर्म भी एंट्री लेना शुरू कर जाती है, क्योंकि उनको उस वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है ज्यादा पैसा कमाने की, और अल्टीमेटली क्या होता है? सप्लाई जो है मार्केट में बढ़ी जाती है। तो न्यू फर्म की एंट्री की वजह से भी सप्लाई बढ़ती है, और न्यू फर्म एंटर इसलिए करती है क्योंकि उन्हें पता है कि जिस इंडस्ट्री में वो जा रही है वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है ड्यू टू हाई प्राइसेस। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक। हाइयर प्राइस मोटिवेट सेलर टू सेल स्टोर गुड एंड इंक्रीज सप्लाई। जब प्राइस ज्यादा होता है ना तो जो सेलर अपना स्टॉक होल्ड करके रखे होते हैं ना, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि यार प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई क्या है? कर दो, है ना। और अगर उनको लगता है कि प्राइस कम है तो फिर वो क्या करते हैं? सप्लाई को कम कर देते हैं। मतलब तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो तीन केसेस हैं ये रीजन बन रहे हैं कि क्यों सप्लाई ज्यादा होती है प्राइस के ज्यादा होने पे। पहली बात तो प्रॉफिट ज्यादा है ना, लेवल ऑफ प्रॉफिट ज्यादा मिलता है जब हाई प्राइस है, तो ऑफकोर्स सप्लायर सप्लाई बढ़ा देगा। नेक्स्ट इज नई फर्म, जब लेवल ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो हर फर्म इंडस्ट्री में कूदना चाहेगी, और वैसे क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी।
और स्टॉक के चेंज की वजह से भी, मतलब जब प्राइस ज़्यादा होता है तो सेलर के दिमाग में ये आता है कि स्टॉक होल्ड करने के बजाय अब हमें क्या करना चाहिए, उसको सेल करना चाहिए, जिससे हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। तो ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर जो हमने डिस्कस किया, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन और लॉ ऑफ सप्लाई का क्या है, मतलब तुम्हारे में रोल, मतलब बेसिकली क्यों ये एग्जिस्ट करता है, रीजन बिहाइंड दिस। राइट स्टूडेंट्स, हमने इसको डिस्कस किया और नेक्स्ट पार्ट में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे सप्लाई के, तो इसको रिवाइज करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।